मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ 2 साल पहले राहुल गांधी ने बाकायदा संसद में इस बात को कहा कि आपको ये समझना होगा कि ये जो नेक्सस है चीन और पाकिस्तान का, वही बातें सामने आ रही हैं। पर आपने सीज फायर क्यों करा? तो ये तो अच्छा काम किया ना मोदी सरकार ने। मैं कह रही हूँ कि युद्ध बंदी हो गई, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ जाने नहीं जाएंगी, हथियारों का नुकसान नहीं होगा, फौजियों की जाने नहीं जाएंगी, तो अच्छी बात है ये तो। इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से जयशंकर साहब ने बात करी, फ्रांस से बात करी, यूएई से बात करी, आप सब क्यों बात कर रहे हैं? तो मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए। हमने लिस्ट भी देखी कि ये आतंकवादी मारे गए, इन आतंकवादी संगठनों से थे वो। तो पहली बात तो ये है कि ये पहले कभी नहीं हुआ, तो क्या इसको एक सफलता के तौर पर नहीं देखा जाएगा? तो पाकिस्तान से तो आप लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। तो अब ये देखिए, इन बातों को, ये आतंकवादी की बात नहीं है। आतंकवादी अब यहाँ भी मार रहे हैं, अब वहां भी। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत और पाकिस्तान पूरी दुनिया में खबर बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया की जो टॉप 3 हेडलाइंस हैं उनमें भारत पाकिस्तान लगातार एक हफ्ते से छाए हुए हैं। 3 दिन जो जंग का पूरा माहौल था, पूरी दुनिया उससे चिंतित है। उसके बाद अब सीज फायर को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। अगर घरेलू स्तर पर हम देखें तो इस पूरी सीज फायर को लेकर जिन नरेंद्र मोदी को उस योद्धा के तौर पर देखा जा रहा था जो पाकिस्तान को हमेशा के लिए तबाह कर देगा, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी के बाद आया है पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांटने के लिए, खासकर उनका जो समर्थन समूह है वो बात कर रहा था कि पूरी तरीके से तबाह कर दीजिए, पूरी तरीके से गजा बना दीजिए, फिलिस्तीन बना दीजिए। इस तरह की मांगे हो रही थी। 3 दिन जो संकट पूरा चला, यानी कि भारत ने जब हमला किया आतंकवादी ठिकानों पर, उसके बाद पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई हुई, फिर हमारी जो जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि दोनों देशों के बीच हमने इस जो सीज फायर थी इसको दोनों देशों को मना लिया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहली बात तो घरेलू राजनीति पे तो असर पड़ेगा ही, जो पड़ेगा नरेंद्र मोदी का समर्थन समूह। लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं विदेश नीति को लेकर, सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उनको लेकर, सबसे पहले विदेश नीति को लेकर कि भारत और पाकिस्तान के बीच, और साथ ही इसमें अब चीन और पाकिस्तान, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 जो देश नजर आ रहे हैं अलग अलग, इनके रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा। दूसरे, जिस आतंकवाद को लेकर हमने बाकायदा एक जंग छेड़ी, अब वो उस आतंकवाद को लेकर क्या चिंताएं हमारी दूर हो गई हैं। इसी तरह के कई सवाल हैं मेरे सामने जो कि मैं बातचीत करना चाहती हूँ प्रवीण साहनी जी से। फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, जाने माने सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और मैं कहूंगी खासकर उन बहादुर लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी लोकप्रियता की चिंता छोड़कर वो महत्वपूर्ण सवाल उठाए जो बहुत कम लोगों ने उठाए थे। सबसे पहले प्रवीण जी, मुझे याद है मेरे लास्ट इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि देखिए कोई जंग नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूं भारत पाकिस्तान के बीच जंग नहीं होगी। जंग तो हुई। देखिए, ये जंग नहीं है। अभी हम जंग से 3 सीढ़ी पीछे हैं। जो हुआ है वो क्राइसिस है। क्राइसिस के बाद होता है प्री वॉर स्टेज। उसमें क्या होता है, दोनों फौजें जो है वो अपने डिफेंसेस में जाती हैं, वो होता है। और उसके बाद जंग होती है। जंग का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से जितनी दोनों के पास क्षमता है मिलिट्री, वो पूरी आनी चाहिए, उसको जंग कहते हैं। ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस सिचुएशन थी। आप ये कह रहे हैं ये जंग नहीं थी, तो पहले अब ये मान लेते हैं क्राइसिस, चलिए संकट था। भारत ने भी बार बार बड़े नपे तुले शब्दों में, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जंग का कभी नाम नहीं लिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हम आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि आतंकवाद से जो भारत लगातार पीड़ित रहा है उससे अपने नागरिकों को बचाया जा सके। लेकिन अब ये इसी दौरान ये सीज फायर का ऐलान हो जाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब टीवी चैनल्स जो नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए समर्थित हैं, दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं, उन्होंने झूठी खबरें चलाई कि कराची पोर्ट तबाह कर दिया, इस्लामाबाद पे हमला कर दिया। आम आदमी की, आप ये सोचिए, जो आशा थी वो ये थी कि अब हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान को भारत हमेशा के लिए सबक सिखा देगा, दोबारा हमारी तरफ देखेगा नहीं। क्या हम इस जंग से, या जो भी आप जिसे संकट कह रहे हैं, हम वो हासिल कर पाए? जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए,
जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक, पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैठे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है, एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के, कि साहब ये जो खबर आ रही है क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं, और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है, अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है, और वही हुआ है, पूरी दुनिया वही लिख रही है। अब देखिए हमने क्या किया, जो मेरी असेसमेंट है, 6-7 की रात के बाद हम लोग टेलीफोन्स पे लग गए। वो क्यों लग गए? क्योंकि 7 तारीख को ही पाकिस्तान आर्मी के जो DGISPR थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अभी तक जो हुआ था 6-7 की रात को, वो इंडिया का हमला था, हमने सिर्फ डिफेंसिव एक्शन किया था, अब हम करेंगे अपना, देंगे उनका जवाब। हम लोग यहां से फिर लग गए टेलीफोन करने। अब आप देखिए जो खबरें आई हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं जयशंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, UAE से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं, वो आप अपना कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। प्रवीण जी, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक कम्युनिकेशन के छात्र के तौर पर कैसे कम्युनिकेट किया जाए, खासकर संकट में आपकी परीक्षा होती है। 2 तरह से कम्युनिकेट करना था, भारत की सरकार को भारत के पत्रकारों से कैसे कम्युनिकेट करना था, भारत की सरकार को भारत की आम जनता के साथ कैसे कम्युनिकेट करना था, और भारत की सरकार को जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको क्या बताना था। 3 स्तरों पर ये कम्युनिकेशन होना था। और आप भी, जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन भी उसमें बहुत अहम है। तो मुझे ये बताइए, इन तीनों मुहानों पर क्या आपको लगता है कि हम फेल हो गए? भारत के पत्रकारों के साथ, हमारी आम जनता को हमने क्या संदेश दिया, जबकि वो इतने परेशान थे कि जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या राशन घर में इकट्ठा कर लें, क्या करें, क्या वही जंग का माहौल बन रहा है? और तीसरे, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने कान आगे करके सुन रही थी कि अब देखते हैं ये 2 सबसे बड़े देश और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये क्या करेंगी, क्या कोई नई तबाही आने वाली है दुनिया में? देखिए पहली बात तो ये है, ये न्यूक्लियर पावर की बात ये ना ही करे तो बेहतर है। उसका कारण क्या है? हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी ही नहीं। अब जहां तक आपने बात करी इंफॉर्मेशन वॉर की, जैसे मैं आपसे बता रहा था, उन्होंने 7 तारीख की सुबह को ही इंटरनेशनल ब्रीफिंग दे दी, सब इंटरनेशनल, और उन सब ने उनकी कहानी लिखी। हम बता ही कुछ नहीं रहे हैं। पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे वो मिस्री साहब, वो कुछ बता ही नहीं रहे हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद जब ये एयर मार्शल भारती आए हैं
तो ये कह रहे हैं लॉसेस होते हैं, पर उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, समझे। उसके साथ साथ हम फोन कर रहे हैं, वो भी फोन कर रहे हैं, वो भी लड़ाई नहीं चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब उन्होंने तय कर लिया था हम रिस्पांस देंगे, उन्होंने रिस्पांस दिया, फिर हमें भी करना पड़ा, तो बात बढ़ सकती थी। अगर बात बढ़ती, फिर कुछ खबरें ये भी आई कि जो पाकिस्तान है वो तैयार हो रहा है प्री वॉर सिचुएशन के लिए। कुछ खबरें आई कि वो अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कोई खबर नहीं आई इस तरीके की। तो एक पैनिक का माहौल बन गया, ना वो चाहते हैं लड़ाई, ना हम चाहते हैं लड़ाई। अब सवाल ये है हमने ये किया क्यों? अगर हमने किया तो जो लोग हैं उनका निराशा होना देश के अंदर बिल्कुल ठीक है, लाजमी है। आज देश में लोग बहुत नाराज हैं सरकार से कि साहब आपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पहलगांव का जो है बदला लिया, पर आपने सीज फायर क्यों करा? और मजेदार बात देखिए आप, ये जो दुखद बात है रादर, वो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इतने दिन हो गए हैं, 6-7 की रात को शुरू हुआ था। कोई प्रेस तो ये कॉन्फ्रेंस सब नहीं हुई है। तो मुझे ये बताइए, चलिए मान लेते हैं एक दफा को जनता नाराज है क्योंकि टीवी चैनल्स ने खासकर जो पूरा उन्माद फैलाया युद्ध का, उसके बाद लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई। और आप जानते हैं भारत में एक तबका कम से कम ऐसा है, खून खराबे को पता नहीं क्यों, भारत का ये इतिहास है या क्या बात है, समाजशास्त्री इस बात को बताएं कि क्यों युद्ध का को लेकर इतना प्रेम है, या ब्लड शेड को लेकर कम से कम एक तबका ऐसा है जरूर जो चाहता था कि युद्ध होना चाहिए। तो ये तो अच्छा काम किया ना मोदी सरकार ने। मैं कह रही हूँ कि युद्ध बंदी हो गई, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ जाने नहीं जाएंगी, हथियारों का नुकसान नहीं होगा, फौजियों की जाने नहीं जाएंगी, तो अच्छी बात है ये तो। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि क्या हमें डिप्लोमेटिक स्तर को एक तरफ थोड़ा साइड किनारे करके, अगर हम दो एक नागरिकों की तरह सोचें, तो मैं कहूंगी तो अच्छी ही बात है ना कि सीज फायर हो गया। देखिए, एक बात जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से हुआ। J-10 जो वो क्लेम कर रहे हैं मिसाइल PL-15, वो चाइनीज मिसाइल थी। कहने का मतलब ये है यहाँ अचानक एक जागृति हुई, जो कि इनको पता होना चाहिए था। ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। वो दूसरी बात है, चीन जो है वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, पर अपनी पूरी काबिलियत पाकिस्तान को दे रहा है। ये असेसमेंट हमारी गलत थी, तो बिल्कुल गलत। मैं अगर सही समझ रही हूँ आपकी बात को, और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने इस बात को कहा पिछले इंटरव्यू में, खासकर आपने बारहा जोर दे देकर ये कहा कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, पाकिस्तान प्लस चीन के साथ होगी। कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप जो है हमें डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ 2 साल पहले राहुल गांधी ने बाकायदा संसद में इस बात को कहा कि आपको इस समझना होगा कि ये जो नेक्सस है चीन और पाकिस्तान का, वही बातें सामने आ रही हैं। तो अगर मैं आपकी बात को सही समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं सीज फायर की एक बड़ी वजह में से एक वजह ये भी थी इस बात का एहसास, रियलाइजेशन होना कि हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान से ये जंग करके या संकट पैदा करके, क्योंकि चीन भी साथ में आ रहा है। देखिए, दो बातें बोलता हूं। एक तो मोदी सरकार को राहुल गांधी को सीरियसली लेना चाहिए। वो उन्होंने ठीक कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, आपने इन देशों को जोड़ दिया है, उनके देशों को जोड़ दिया है, उनकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जोड़ दिया है, मिलिट्री को जोड़ दिया है। अब दूसरी बात सुनिएगा आप, जो ये जंग हुई इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? मिसाइल इस्तेमाल हुई चाइनीज, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट यूज हुए चाइनीज। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक चीज होती है, उसमें मदद मिली। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? उसका मतलब होता है कि आप दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर दे, और उसमें सुने भी कि वो क्या बातचीत कर रहा है। वो जो ये थे, ये इनके एयर मार्शल पाकिस्तान के, वो उसकी क्लिप सुना रहे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे थे वहां इंटरनेशनल मीडिया को। उसके बाद क्या होता है, उनकी बेदू सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी मदद मिली इनको। तो ये सब बातें तो पहले पता होनी चाहिए था ना, जब राहुल गांधी ने इनको समझाया था। अगर ये उस समय समझ जाते तो उनकी बात समझ में आ जाती कि हम इस समय पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेंगे, हम जंग कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन के साथ। पर ये कहां समझ रहे हैं उस बात को, इसलिए पैनिक हुआ 8 तारीख सुबह को। मैं आपसे सवाल पूछूंगी खासकर इंडियन एयरफोर्स को लेकर, ये बहुत जरूरी सवाल है।
पूछा जाना चाहिए कि क्या भारत में भारत की सेना, सैनिक तैयारी, इसमें कोई कमी रह गई? क्या हमारे लिए भविष्य के लिए ज़रूरी है? क्योंकि आपने कहा कि भई भारत की जो सरकार या सेना या विदेश मंत्रालय, बहुत मुश्किल है उनके लिए इस बात को सीधे तौर पर कबूल करना कि हम कमज़ोर हैं या हमारे साथ गलती हुई। लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार और आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम सरकारों को बताएँ कि यहाँ पर कमी हो रही है, ताकि दोबारा इस तरह से मुँह की हमें ना खानी पड़े। उससे पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ कि यहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया में सवाल बन रहा है वो ये कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही कोई अलार्मिंग इंटेलिजेंस, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी बहुत ही कोई ऐसी चेतावनी भरी कोई खुफिया खबर आई जिसके लिए बहुत जरूरी हो गया कि उन्होंने दोनों देशों को कहा कि आप युद्धबंदी कीजिए। क्या आप तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये अलार्मिंग फिर क्या इंटेलिजेंस रही होगी जिससे दोनों देशों को देखिए, उन्होंने पुश मुझे किया? पता नहीं क्या आई है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ। मैं आज सुबह भी एक देख रहा था इंटरव्यू, मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के। ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने compete किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप compete कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है। उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स हैं, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। और अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन ने 2019 के बाद जब हिंदुस्तान की सरकार ने 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, तब से चीन का सब लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं? सीधा सा मतलब है। तो जहां तक वैसे ये अमेरिकन का ताल्लुक है, इन ये अमेरिकन को अब क्या मिला मुझे मालूम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों साइड जंग नहीं चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं चाहता। पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए, उसका कारण क्या है? 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो वो बंद ना कर देते ये। तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। ये देखिए, आपने, ठीक है, वो आपकी सोच है, आप सरकार है, आप जो भी कुछ करिए, पर ऐसा इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो होती है वो अच्छी नहीं लगती हम सबके लिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं सवाल जो पूछने जा रही हूँ इसके दो हिस्से हैं। पहला ये है कि क्या पहले भारत में कभी ऐसा हुआ कि जाके रावलपिंडी और अंदरूनी इलाकों में जाके आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए, हमने बाकायदा देखा कि उनके अंतिम संस्कार हो रहे थे, यानी इसका मतलब आतंकवादी मारे गए, उनकी हमने लिस्ट भी देखी कि ये आतंकवादी मारे गए, इन आतंकवादी संगठनों से थे वो। तो पहली बात तो ये है कि ये पहले कभी नहीं हुआ, तो क्या इसको एक सफलता के तौर पर नहीं देखा जाएगा? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा मैं सवाल पूछती हूँ। देखिए, आतंकवादी क्या है? एक मर जाएगा, 10 वो और खड़े कर देंगे। आतंकवादी क्या है? हम इतने आतंकवादी मार रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सन 34 साल से मरे हैं, ये वो अफसर मरे हैं, वो जवान मरे हैं जिनका घर है, बाहर है, सब दोस्त हैं, भाई है, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं। उनका आतंकवादी का क्या है? वो 50 और खड़ा कर देंगे। हम में अगर क्षमता है तो हमको जो आतंकवादी बनाते हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री है, उसके साथ लड़ाई करने की अगर हम में क्षमता है तो वो बंद कर देंगे। ये सब सीधी सी बात है। तो यही तो करना चाहती थी भारत की सरकार, तो जिससे ये पहले गलत, युद्ध देखिए ये, विराम जो हमारे ऊपर थोप दिया गया। ना 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 ना, सुनिए सुनिए, ये जो एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है, ये एक एस्केलेटरी इस्तेमाल होता है, लड़ाई होने वाली है तब होता है। 2019 में क्या हुआ जब हमने बालाकोट किया? वो पहली बार मोदी सरकार ने, कभी किसी सरकार ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो जो थे वो उसमें रह गए, उनको नहीं पता चला, पर अगले दिन उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हमारी बहुत सारी एयरफोर्स की जो कमजोरियां थी वो दिखी। अब हमको उससे सबक सीखना चाहिए था कि साहब ये चलता नहीं है,
ये सब चीज की मैं वहां आतंकवादी मारने जा रहा हूं, आप पहले अपनी ताकत बनाइए, और आपके पास ताकत है तो आपको मारने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इस बार हमने यही किया। इस बार तो ये हो गई प्रॉब्लम कि एक तो वो तैयार बैठे थे कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग, दूसरा जो हम बिल्कुल बेखबर है कि 2019 के बाद हमने इन दोनों मुल्कों को एक साथ जोड़ दिया है। तो पाकिस्तान से तो आप लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। तो अब ये देखिए, इन बातों को, ये आतंकवादी की बात नहीं है। आतंकवादी अब यहाँ भी मार रहे हैं, अब वहां भी। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं, तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया आपको, तो अब मेरा सिंपल। अगला सवाल आपसे यही होने जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी 10 मर गए, 100 और आ जाएंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर, एक राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है कि भाई हम आपको फौजी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के जरिए हम परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आपके साथ जंग हम छिड़ी हुई है। तो भारत सरकार के पास भी, जो कि एक लोकतंत्र है, हर तरह के सवाल यहाँ उठते हैं, विपक्ष है, पत्रकार है, सिविल सोसाइटी है, हर तरह की जवाबदेही है। पाकिस्तान को अगर देखें तो कोई इतना अच्छा लोकतंत्र नहीं है, वहां जो भी सेना फैसला ले लेती है वो एक फैसला हो जाता है। तो इसको किसी और रोज तराजू में हम जरूर तोल के देखेंगे क्या फायदा क्या नुकसान है। लेकिन अभी मुझे बताइए कि अब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते, जब इस जंग के बाद की तस्वीर, जबकि धूल उड़ रही है इस मैदान में, जब आप देखते हैं तो मुझे ये बताइए आप क्या खोया क्या पाया। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस थी। ये जरूरी है, इसको फर्क को आप पहले समझिए। अब हमने क्या खोया है ये देखिए। हमने, पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहाँ बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली। तीसरी बात कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात। नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए, वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों का की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। अब हम तो ये अभी तक ये कह रहे थे ना, जब से मोदी सरकार आई है और 2019 से, कि हमारा अटूट अंग है और हमें पीओके लेना है, तो साहब लीजिए ना पीओके। उसके लिए पहले ताकत बनाइए। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को, कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रांग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी, और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। लेकिन तो अब आप ये देखिए देखिए कि कितना आतंकवादियों की संभालते हैं। हमने देखा, तस्वीरें सामने आई भारत में, जो लोग आतंकवाद के शिकार हुए पहलगाम में, उनके परिवारों ने ये कहा कि हमें बड़ी ठंडक पहुंची। एक बार को ये मान लेते हैं कि चलिए इस जख्म पे, मैं कहती हूँ इस नासूर पे, अगर बैंडेड भी लगा के कुछ करने की कोशिश हुई तो कम से कम इतना हुआ। लेकिन अब भारत ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर अब कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान को सचेत हो जाना चाहिए। देखिए, ये मेरे हिसाब से एक और गलती हो गई। वो कैसे गलती हो गई कि अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि दोनों साइड ने क्राइसिस सिचुएशन में ड्रोन्स का खुल के इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का खुल के इस्तेमाल किया। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, दोनों साइड ने किया खुलकर। तो अब ये न्यू नॉर्मल बन गया। अभी उसके बाद अगर आप ये बोल रहे हैं कि अब देखिए, मान लीजिए, ना हो खुदा खास्ता, पर मान लीजिए कल एक और हमला हो जाता है जम्मू कश्मीर में, तब ये होगा हमारी सरकार को अब लड़ाई करनी है। फिर आप क्या अभी लड़ाई के लिए तैयार हैं? आपने ऑलरेडी एयरफोर्स की कमजोरी दिखा दी है ऑपरेशन सिंदूर में, हमारी क्या क्या कमजोरी है। आपका अप्रिसिएशन ये गलत हो गया कि साहब ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के साथ चीन है। उसके ऊपर से आपने ये कर दिया, मतलब आपने लड़ाई का जो थ्रेशोल्ड होता है उसको नीचे कर दिया, और जो खतरा है वो बढ़ गया है। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है, खतरा बढ़ गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन है, और थ्रेशोल्ड जो है
जो आम चीज आपने बना दी थी कि दोनों तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल हो सकती है, अब आप कह रहे हैं कि हम अगला आतंकवादी हमला होगा, हम लड़ाई कर लेंगे। देखिए क्या हुआ था 2001-2002 में, बहुत खतरनाक बात हुई थी, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ। 5 दिन के अंदर एकदम फैसला कर लिया कि हम पूरी फौज लेके हम लड़ाई करेंगे। वो सब पहुंच गए। क्या हुआ हासिल? 10 महीने बाद वापस आ गए। क्या वो प्रॉक्सी वॉर, क्या आतंकवाद कम हुआ? बिल्कुल नहीं कम हुआ। तो ये सब चीजें ठंडे दिमाग से सोचनी पड़ती हैं। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत क्या है, आपकी अपनी ताकत क्या है, ये चीजें ऐसी नहीं होती। और लड़ाई ये नहीं होती कि आप अपनी मिलिट्री फोर्स को कहें कि उस मुल्क में जाके टेररिस्ट को मार लो। तो अब वो तो आखिरी सवाल रिस्पॉन्स। आपसे पूछती हूँ कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, आतंकवाद एक असली समस्या है। देश में देश की संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी की रक्षा करना भारत की सरकार का काम है, और जो देश की सेनाएं हैं वो सरकार के अधीन काम करती हैं। अब आप मुझे ये बताइए आखिर कि अगर आपको हम बताते हैं कि आपको बिठा देते हैं सरकार में कल, आप क्या करेंगे? कैसे इस आतंकवाद का मुकाबला करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई एयरफोर्स के बारे में है। इसका मतलब ये है एयरफोर्स को क्या चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट एयर हेडक्वार्टर्स तय करेगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तय करेगा। उसके बाद अप्रिसिएशन जो होगी एयरफोर्स की कि हमें क्या करना है, उसका क्या नाम होगा ऑपरेशन का, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं तय करेंगे कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। उसको उनको आप तय करने दीजिए, पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है। नेक्स्ट, तो आप पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए। अब क्षमता एकदम में तो बढ़ेगी नहीं, आप अपनी अच्छी टीम बनाइए, जो बन सकती है अगले 5 साल के अंदर, बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। तब तक जो है आप जो है ये देखिए किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के साथ आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। वो जरूरी है, क्योंकि आपको क्षमता बनाने के लिए पीस चाहिए। लड़ाई के माहौल में डेवलपमेंट भी नहीं होती और क्षमता भी नहीं बनती। तो ये सब चीजें हैं जो करने वाली हैं, जो बिल्कुल सीधी सादी हैं, दिखनी चाहिए इनको। बातचीत तो एक जमाने से हो रही है प्रवीण जी, बिल्कुल आखिरी बात संक्षेप में कि एक जमाना हो गया बातचीत होते होते, आतंकवाद का हल तो कभी नहीं निकला। यूपीए से लेकर एनडीए तक कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन हल कहाँ निकला? इसलिए नहीं निकला क्योंकि हमने 91 से लेके कभी किसी भी गवर्नमेंट ने, ये मोदी गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, किसी भी सरकार ने, किसी भी मिलिट्री के आला अफसरों ने ये नहीं सोचा कि हमें अपनी क्षमता बनानी है। कभी सोचा ही नहीं। जबकि उस तरफ, उस मुल्क में जहां तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसने हमेशा ये देखा कि मैं लड़ाई में पाकिस्तान इंडिया से ना हार जाऊं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वेस्टर्न सेक्टर की, मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग मसला है। तो अगर आप, पहली बात तो ये आपने नहीं की। अच्छा, अगर आप ये कर लो। अच्छा, दूसरी बात ये है कश्मीर। अब कश्मीर देखिए, कश्मीर जो है उसका हिस्सा पाकिस्तान के पास फिजिकली है, उसका हिस्सा चीन के पास फिजिकली है, और आपके पास भी फिजिकली है। तो ये बात आप तब करिए, बातचीत जो आप कह रही हैं ठीक कह रही हैं, पहले से भी कर रहे हैं, पर पहले से आप क्षमता नहीं बना रहे थे। ये दोनों काम एक साथ करने हैं। समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि मजबूत होने की स्थिति में जब आप ताकतवर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, आप वहां से डील करेंगे। साथ साथ काम करिए, साथ साथ काम करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।